हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। इस उम्मीद के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की एग्जाम डेट बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी है, 28 और 29 को होना है ना। तो उसमें हम लोग अपनी जो ऊर्जा है उसको और ज़्यादा इस तरफ लगाते हैं और आज से जो लेवल है प्रश्न का वो थोड़ा सा अप होने वाला है करंट अफेयर का। तो पहला प्रश्न लेते हैं, यहीं से आपको देखना शुरू हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या भैया, यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है? ये हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछे यूक्रेन की मुद्रा है, ऑप्शन ए है आपका रिबनिया, ऑप्शन बी है रियाल, ऑप्शन सी है रूबल, ऑप्शन डी है क्यात। बताइए सर क्या होगा इसमें ऑप्शन। देखिए, अगर हम क्यात की बात करें, हम यहाँ पे मुद्रा पढ़ेंगे या इस देश की राजधानी पढ़ेंगे, उसके बाद चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पीईटी में आना बिल्कुल तय माना जाता है ना। क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? क्यात म्यांमार। याद करिए, क्यात म्यांमार। और यहाँ की राजधानी क्या है? नाव पी ताव, ठीक है, नाव पी ताव यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं रूबल की, तो रूबल ये कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है। कहाँ की है? रूस। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं रूस और अर्जेंटीना जो यूक्रेन वार चल रहा है, इसमें रूस जो है, रूस की मुद्रा पूछ सकता है आपसे। तो रूस की मुद्रा कौन सी है? वो रूबल है। और रूस की राजधानी क्या है? तो जो रूस की राजधानी है वो है आपका मॉस्को, ठीक है। रूस की राजधानी जो है ये मॉस्को है, ठीक है। अब हो सकता है आपसे जैसे यहाँ की अगर संसद पूछे तो भैया यहाँ की संसद पीपुल्स कांग्रेस है। क्या है? पीपुल्स कांग्रेस। अभी पूछा नहीं है ना, पीपुल्स कांग्रेस। जो महत्वपूर्ण है उनके विषय में चर्चा कर देंगे। रियाल, वैसे तो रियाल कई देशों की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुख्यतः आप इसको लिख सकते हैं सऊदी अरब, ये पूछा गया प्रश्न है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? वो रियाल है, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। मामला क्लियर है। जैसे ईरान की मुद्रा भी आपकी रियाल ही है ना। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे मतलब ऐसे ही जो है फिर ब्राज़ील की रियाल ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अरब, अब सऊदी अरब की जो है राजधानी क्या भी है? तो सऊदी अरब की जो राजधानी है, जैसे सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो गई और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद, ठीक है, रियाद हो गई। अब बात करते हैं बचा एक रिबनिया। तो भैया रिबनिया जो है ये यूक्रेन की मुद्रा है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो रिबनिया है या यूक्रेनियन रिबनिया इसको बोल सकते हैं आप, ये यूक्रेन की मुद्रा है। और यूक्रेन की अगर पूछे राजधानी क्या भैया, तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी कीव। मामला क्लियर है? इतने मामला क्लियर है। अभी जो आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं आपके व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको अभी हाल ही में जो है पुरस्कृत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला डेटा कृषि एक्सचेंज केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी वायनाड। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें वायनाड की तो आपको पता इसी बिल्कुल 2022-23 का करंट है। मैं आपके बीच में आज की जो वीडियो होने वाली है भारत एवं विश्व में प्रथम, इसमें इन सब प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हम वायनाड की बात कर लेते हैं। वायनाड क्या भैया? वायनाड देखिए, वायनाड की वायनाड हो गया। वायनाड जो है ये केरल का एक जिला है, केरल का, है ना। वायनाड काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पे जो सांसद यहाँ के हैं ये राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। भारत का पहला ODF प्लस जिला है ये। क्या है भैया? भारत का पहला ODF प्लस जिला, ODF प्लस जिला जो है ये आपका वायनाड है। बात करते हैं सांची की। किसकी बात करते हैं? सांची। सांची कहाँ स्थित है? तो सांची भैया आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भैया जो मध्य प्रदेश में ये भारत का पहला सौर शहर है। भारत का पहला सौर शहर है, भारत का पहला सौर शहर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक। अब बात करते हैं आगे। ये आपका हैदराबाद दे रखा है। तो भैया हैदराबाद काहे के लिए फेमस है? तो हैदराबाद जो है ये भारत का पहला, हैदराबाद बोले तो कहाँ पे, बस से पूछ लेगा हैदराबाद नहीं, आपसे ऑप्शन जो है तेलंगाना दे देगा। तेलंगाना,
तेलंगाना दे दिया। अब आपसे पूछ लेगा भैया हैदराबाद, जो हैदराबाद है ये क्या है, तो भैया यहीं पर जो कृषि डाटा एक्सचेंज केंद्र है वो हैदराबाद तेलंगाना में ही खोला गया है। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, क्या भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर यहीं पे है, प्रिंटेड डाकघर यहीं पे है। मामला क्लियर है। तो ये सारी चीजें, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला डेटा कृषि एक्सचेंज केंद्र जो है वो आपके हैदराबाद में स्थित है। बेंगलुरु पूछे तो बेंगलुरु भारत का पहला 3D प्रिंटेड है। सांची पूछे तो सांची मध्य प्रदेश का एक जिला है जो भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। और अगर वायनाड के विषय में पूछे तो भारत का पहला ODF प्लस जिला आपका वायनाड है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है आपका नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत मंगोलिया, भारत मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत अमेरिका। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किन के बीच हुआ ये सैन्य अभ्यास? ठीक, सैन्य अभ्यास से शायद एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जाना बिल्कुल तय है। तो अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की, तो भारत और अमेरिका के बीच कई सारे होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो है कई सारे होते हैं। उनमें से जो प्रमुख है, जैसे यहाँ पे उनमें से कुछ प्रमुख पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे भैया कि कोप इंडिया ये बड़ा फेमस है, ये पूछा जाता है। कोप इंडिया अभ्यास जो है ये आपका यहाँ से होता है, भारत अमेरिका से होता है। फिर अगर आपसे पूछे भाई तर्कस, कौन तर्कस, ये किसके बीच होता है? तो भैया तर्कस भी किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में ही तर्कस होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया हो गया, भारत अमेरिका के बीच में आपका तर्कस हो गया। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है ये बता दीजिए। तो भैया भारत और इंडोनेशिया के बीच में पहला तो समुद्र शक्ति होता है। कौन होता है? समुद्र शक्ति। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? समुद्र शक्ति पूछेगा तो हम कहेंगे कि समुद्र शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले भैया समुद्र शक्ति के साथ साथ अगर आपसे पूछे गरुण शक्ति किसके बीच होता है? क्या गरुण शक्ति किसके बीच होता है? तो भैया गरुण शक्ति जो है ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही होता है। बात क्लियर है। अगर आपसे गरुण पर शक्ति पूछे या समुद्र शक्ति पूछे, ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। अगर हम बात कर लें कि साहब ये बताइए जो है भारत और मालदीव के बीच में कौन कौन होता है? तो भैया भारत और मालदीव के बीच में सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्वेरियन। क्या होता है? एक्वेरियन जो अभ्यास है ये भी भारत मालदीव के बीच में होता है। और एकथा अभ्यास, कौन सा? एकथा अभ्यास भी जो है ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। एकथा अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में होता है। बात क्लियर है। अगर हम बात कर लें भारत मंगोलिया के बीच, तो भैया भारत और मंगोलिया के बीच जो है ये आपका नोमैड एलिफेंट होता है। ये भी मंगोलिया में हुआ है, ये उड़ान बटोर में संपन्न हुआ है। ठीक है, मामला क्लियर है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, अगर आपसे पूछे कोई एक्वेरियन या एकथा पूछे तो क्या बताएंगे आप? मालदीव बताएंगे। भारत इंडोनेशिया पूछे तो सब इंडोनेशिया मतलब शक्ति से है, समुद्र शक्ति गरुण शक्ति ये कहाँ हुआ है? भारत इंडोनेशिया से हुआ है। कोप इंडिया तर्कस ये कहाँ हुआ है? तो भैया भारत अमेरिका से हुआ है। मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न आपका है, यहाँ से भी एक प्रश्न लगभग आना तय है। ठीक है, साहब इसमें मुख्यालय पूछेगा आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी आपका है न्यूयॉर्क। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए वाशिंगटन DC की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः दो चीज़ों का, दो बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय है। एक तो आपका IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन में। किसका? IMF। ठीक है, अब आपसे पूछे भैया IMF की जो है अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है वो जो अध्यक्ष है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये यहाँ की अध्यक्ष हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और दूसरा जो है मुख्यालय है जो दूसरी चीज़ का वाशिंगटन DC में वो है आपका विश्व बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का है। ठीक है, और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा है। मामला क्लियर है।
इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं जिनेवा में। जिनेवा में बहुत सारे संगठन जिनेवा में है। जैसे सबसे पहला जो संगठन कौन सा है, ILO, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप कहाँ पे, जिनेवा में स्थित है। बात क्लियर है। तो जिनेवा में जितने हैं सारे डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपसे पूछे भैया WHO कहाँ पे है, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO हो गया, ILO हो गया। अगर आपसे UNHCR पूछे, जो शरणार्थी वाला होता है, UNHCR अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पे है, जिनेवा में ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अंकटाड, क्या पूछे, अंकटाड पूछे अगर आपसे, तो ये भी कहाँ पे भैया, ये भी आपको जिनेवा में ही है। अंकटाड कहाँ पे है, जिनेवा में है। अब हम सारा इस पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपसे पूछे G15 की बात पूछे तो ये भी कहाँ पे है, जिनेवा में है। अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC की बात पूछो तो ये भी कहाँ पे है, ये भी जो है वहीं पे है। अगर आपसे पूछ ले भैया ये बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे, ये भी आप कहाँ पे भैया, ये भी आपके जिनेवा में ही है। इतनी बात क्लियर है। इतने संगठन जिनेवा में है। ILO हो गया, WHO हो गया, UNHCR हो गया, UNHRC हो गया, G15 हो गया, अंकटाड हो गया, WTO हो गया। अब इसका जैसे अलग से आप मुख्यालय भी जान लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि भैया WTO मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी WTO की, तो 1995 में हुई थी। पहले इससे क्या था, ये गार्ड था, ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहे कि भैया ये बताओ G15 है ना, G15 की स्थापना कब हुई थी, तो भैया G15 की स्थापना हुई थी 1989 में, ठीक है। अगर आपसे जो है UNHRC की बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बात कर लें, तो ये जो है आपके 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे कोई कहते भैया अंकटाड, अंकटाड का मुख्यालय भी यहीं पे है, अंकटाड की स्थापना कब हुई, तो भैया 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में। एक टिकट डिस्कस कर लेंगे अभी, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दो भैया UNHCR की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में हुई थी। अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र, जैसे यहाँ पे ILO की बात कर लें, तो ILO की स्थापना कब हुई थी, तो ये भैया हुई थी आपको 1919 में। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। मामला क्लियर है। ये जिनेवा की बात हो गई। अब ब्रुसेल्स के विषय में चर्चा करते हैं। भैया ब्रुसेल्स में कौन कौन सा संगठन है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है ये इसका ब्रुसेल्स बोले तो बेल्जियम, क्या ब्रुसेल्स बोले तो बेल्जियम नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें, जैसे अगर पूछ ले आपसे भैया नाटो का स्थापना हुई कब थी, जैसे नाटो पूछ ले आपसे इसकी स्थापना हुई कब, तो 1949 में जो नाटो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो उसके महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर फिर पूछे कि भैया और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, तो और ब्रुसेल्स में आपके यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। कौन, EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। EU की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी मेरे दोस्त, 1958 में हुई थी। और किसका मुख्यालय भैया, तो और मुख्यालय ASEM का मुख्यालय, ASEM का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये आपका हो गया ब्रुसेल्स का। अब बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क की। तो भैया न्यूयॉर्क में तो एक तो आपका UNO है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि साहब ये बताओ UNO की स्थापना हुई कब थी, तो ये हुई थी 1945 में। 1945 में जो इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटारेस हैं, गुटारेस हैं। बात क्लियर है, एंटोनियो गुटारेस हैं। और किस चीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जैसे अगर आपसे पूछे भाई, एक तो ये हो गया, दूसरा जो मुख्यालय है वो है यूनिसेफ का। किसका, यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपके कहाँ पे, यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पे है, ये भी आपका जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आप पूछे भैया यूनिसेफ की स्थापना को, तो 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 1946 में हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। और यहाँ की जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है, वो है कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल जो है ये यहाँ की अध्यक्ष हैं। बात क्लियर। तो भैया अगर आपसे पूछो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, तो आप बताएंगे कहाँ, न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है।
एंटोनियो गुटेरेस इसके यहाँ के अध्यक्ष हैं। और न्यूयॉर्क में क्या स्थापना हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना भी न्यूयॉर्क में हुई थी 1946 में। ब्रुसेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे नाटो की स्थापना संघ जो मुख्यालय है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, ठीक है। अगर जिनेवा की बात करें तो यहाँ पे ILO है, WHO है, UNCR है, UNHRC है, G15 है, अंकटाड है, ये WTO है, ये सारे के सारे संगठन कहाँ पे? जिनेवा में है। वाशिंगटन DC की बात करें तो यहाँ पे IMF का मुख्यालय है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्या है? मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना, बेहद महत्वपूर्ण योजना है और ये कई दफ़ा एग्जाम में हो सकता है। आप जैसे पिछली बार पूछी गई थी योजना राज्यों की, तो इस हो सकता है इस बार पूछा जाए। इसमें ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन C मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन D राजस्थान सरकार। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपको दिया गया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये बेसिकली जो है ये कहाँ की है और इसके विषय में चर्चा करें। जैसे उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा कर लेना है करके, तो भैया उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, क्या है? याद कर लीजिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ की है भैया? उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। बात करें पॉलिटेक्निक चलो अभियान, क्या बात करें? पॉलिटेक्निक चलो अभियान, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, इसकी बात करें तो ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका इसकी यह योजना भी आप कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही यह योजना भी शुरू की है। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ऐसे अगर हम आपसे पूछें नंद बाबा दुग्ध पुरस्कार, नंद बाबा दुग्ध पुरस्कार, तो ये भी कहाँ का है भैया? तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश का ये नंद बाबा दुग्ध पुरस्कार, ठीक है। अगर हम बात करें स्कूल चलो अभियान, किसकी बात करें? स्कूल चलो अभियान, ठीक है। ये भी किसके लिए है? तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार की ही योजना है। बात क्लियर है? तो ये सारी योजना, जैसे फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, उसी के क्रम में आपका आ गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। क्या आ गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये भी आ गया है। तो ये भी बेसिकली ये प्रमुख योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, स्कूल चलो अभियान, नंद बाबा दुग्ध पुरस्कार, पॉलिटेक्निक चलो अभियान और बाल श्रमिक योजना। तो ये सारी चीजें हैं। बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें दो प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है ये दो प्रमुख हैं। कौन कौन से? एक तो भैया हमारा जो है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भी आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल की है। और अभी हाल ही में लाल किले के प्राचीर से कौन सी घोषणा किए थे मोदी जी? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें भैया, तो मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें तो सीएम लर्न एंड अर्न योजना। क्या है? मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, सीएम लर्न एंड अर्न योजना, ठीक है। सीएम लर्न एंड अर्न योजना। अब बात करें जो है मुख्यमंत्री से कमाई योजना की, है ना। तो अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे बात करें और जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, क्या? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की बात कर लें भैया, तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी आपके जो है मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार की ही योजना है। बात क्लियर है? फिर अगर हम आगे बढ़ें तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस, कौन सी? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस, ठीक। अगर यहाँ हम बात कर लें जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी आपके एमपी की ही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो तो आपका मध्य प्रदेश सरकार सही हो जाएगा।
ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है ये सही है। लेकिन अगर राजस्थान सरकार के विषय में पूछे तो भैया सबसे पहली बात तो अन्नपूर्णा पैकेट योजना, अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ठीक। तो ये आपके बेसिकली जो है राजस्थान सरकार की है। फिर और बात करें कि और क्या राजस्थान सरकार की तरफ से है, तो और जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, मतलब हर चीज़ में गांधी रहेगा, अन्नपूर्णा गांधी, इंदिरा गांधी, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब इसमें अंडरस्टूड होती हैं। जैसे फिर महिला निधि योजना है, तो ऐसा नहीं होगा महिला निधि सीधे होगा, उसमें कुछ न कुछ इंदिरा गांधी, नेहरू, ये सब सारी चीज़ों में कांग्रेस सरकार है, इससे ये थोड़ा सा देखा जाता है। तो मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना क्या है भैया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है? साबुनीकरण का, किण्वन का, या पश्चुरीकरण का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा इसका। अगर हम इसकी बात करें, दूध को दही के रूप में जो अगर परिवर्तित करना है आपको, तो आपको जो है जैसे देखते होंगे किण्वन का करना होगा, क्या फर्मेंटेशन वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक के यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल, शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका, रासायनिक पदार्थ भी इससे निर्मित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया सातवां प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सी जो है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो ये कहाँ पाया जाता है भैया, ये पाया जाता है दूध में। सिट्रिक एसिड में जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ, एक इसमें क्या होता है, ये आपके जो है गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक। सिट्रिक एसिड मतलब क्या, खट्टे पदार्थों में। एसिटिक एसिड की बात करें तो भैया ये जो है सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो है आपका CH3COOH है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। और भोजन के रूप में प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक सीमित होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से अम्ल किसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल तो सभी में पाया जाता है, ठीक। अगर अम्ल की बात है तो अम्ल तो सभी में पाया जा रहा है कि भैया सिरका, लेकिन अब इसमें सिरके में क्या पाया जाता है भैया, सिरके में जो है ये आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। आठवां प्रश्न लेते हैं भैया, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व है कौन सा भैया? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, या ब्यूटेन है। बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण जो है, घरों में जैसे आप देखते होंगे प्रोपेन और ब्यूटेन, किसका, प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन, इन दोनों के मिश्रण से जो है सिलेंडरों में गैस भरी जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या भैया, तो ये दोनों तो कट गए प्राकृतिक गैस के तत्व वाले, ठीक। अब बचे दो, एथेन तो होता नहीं सब, एथेन तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक गैस कौन सा है, तो भैया प्राकृतिक गैस के रूप में जो है ये आपका मीथेन है, ठीक। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस के रूप में अवस्थित है। बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो भारत, जैसे अगर बात करें बाबर की, तो बाबर के विषय में ही बात कर ले रहे हैं कि भैया जो बाबर था, बाबर का जो अभियान था भारत पर, बाबर का अभियान जो था ये शुरू हुआ था 1519 से। कब से शुरू हुआ था? 1519 से ही भारत में आक्रमण करना शुरू करे। लगभग 6-7 बार ये आक्रमण किया और उसके बाद इसको जो सफलता मिली इसको 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को जो है अंत में इसको सफलता मिली। किसके विरुद्ध मिली? तो भैया इसने जब 15 अप्रैल 1926 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ? तो बाबर वर्सेस दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान के बीच में हुआ, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी जो है ये मारा भी गया था, ठीक।
और इसी युद्ध में जो आपका जो ये प्रथम ये पानीपत की पहली लड़ाई है, इसमें ही जो है बाबर के द्वारा तुगलमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1526। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या भैया, भारत में मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी, प्रथम मोबाइल सेवा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? भारतीय एयरटेल, मोदी टेस्ला, मोटोरोला के द्वारा या रिलायंस बाजार, बताओ किसके द्वारा की गई थी? देखिए अगर बात करें मोबाइल ऐप की, तो मोबाइल ऐप जो है इसमें जो किया गया था वो मोदी टेस्ला के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर, मोदी टेस्ला के द्वारा। भारत में प्रथम मोबाइल जो सेवा है मोदी टेस्ला कंपनी के द्वारा आरंभ की गई थी। और कब से आरंभ की गई थी? 1995 से। कब से? 1995 से जो है ये आरंभ किया गया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर क्या भैया, मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास मैरी कॉम, ऑप्शन बी नलिनी बाल देवी, ऑप्शन सी है इरोम शर्मिला। देखिए अगर हम बात करें जो मणिपुर में है, तो मणिपुर में मानव अधिकार की लड़ाई को लेकर के जो है इरोम शर्मिला का बड़ा एक नाम है। और इनको ही जो है इरोम शर्मिला को ही मणिपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर या वहाँ के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के तौर पर देखा जाता है। इसलिए इनको जो है मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। इन्होंने ये मतलब गांधी जी के रास्ते पर चलती हैं, कभी भूख हड़ताल तो कभी कई चीज़ें करती हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। क्या भैया 12 नंबर प्रश्न? 12 नंबर प्रश्न है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया। ठीक, तो ऑप्शन ए है ए आर रहमान, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, ऑप्शन सी है सत्यजीत कुमार, ऑप्शन डी है आपका अनुष्का शंकर। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें पहले कौन भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि हासिल की है, तो भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर को जो है ये 1920 में इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिका अलग अलग राज्यों में बजाने जाते थे। ठीक है, तो इनको जो है 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन भी हो गया और इनको 2012 में ये पुरस्कार मिला गया। ठीक है, पंडित रविशंकर को। तेरह नंबर प्रश्न लेते हैं भैया, क्या है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बैरम खान। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें कि भाई अकबर का संरक्षक कौन था, तो संरक्षक के तौर पर अगर बात करें तो अकबर का जन्म जो है जिसे पूछा जाता है कि भाई अकबर का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1542 में, 1542 में हुआ था। अमरकोल के राजा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम या मरियम मकानी के गर्भ से हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। जीजी अनगा अकबर के प्रमुख आया थी, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक के तौर पर जो है एक व्यक्ति उभर के आया, उसका नाम क्या था? बैरम खान था। क्या नाम था? बैरम खान था। जबकि अकबर के पहले संरक्षक जो है वो मुनीम खां थे, बैरम खां। ठीक है, 14 फरवरी 1556 को निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया और सम्राट बनाने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को एक वकील नियुक्त किया, वजीर खाने खाना नियुक्त किया। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरम खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, अ नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भैया। इसमें ऑप्शन ए है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। बताओ भैया किसने अ नेशन इज मेकिंग पुस्तक लिखी है? तो भैया अ नेशन इज मेकिंग पुस्तक जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने जो है कई सारी अनहैप्पी इंडिया बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ भैया असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में। देखिए बात करते हैं इसकी, तो 1919 में तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन हुआ था। और इसी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला
बाघ हत्याकांड, ये भी हुआ था। ठीक है, बात करते हैं 1920 में, तो इसके खिलाफ में ही जो है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद यहाँ पे मतलब विदेशी वस्तुओं को जलाने का काम भी किया गया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये फिर आगे चल के 1922, कब 5 फरवरी 1922 में जो है ये पता लगा कि जो जैसे 1922 में जैसे इनको गांधी जी को पता लगा कि भाई गोरखपुर के चौरा चौरी में जो है जो थाने को सिपाही हैं उनको मार दिया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये 11 फरवरी को, 5 फरवरी को पता लगता है इनको, 11 फरवरी को जो है ये आंदोलन को निरस्त या आंदोलन को बंद करने की बात कहते हैं, जबकि इनका कुछ लोग विरोध भी करते हैं। उसके बाद जो है 1923 में इनको गिरफ्तार करते हैं 11 फरवरी 1923 को। उसके बाद ये 24 तक जेल में रहते हैं और जेल से निकलने के पश्चात 1924 में ये कहाँ क्या होते हैं, ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं 1924 में। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा अशोक आंदोलन किस सन में आरंभ हुआ था, तो ये भैया आरंभ हुआ था 1920 में और खत्म हुआ आपको 1922 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्या भैया गांधी जी किस वर्ष अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो भैया गांधी जी की बात कभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गांधी जी क्या कंडीशन थी, गांधी जी कब बने थे भैया? ऑप्शन है 1900, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो भारतीय महात्मा गांधी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये बन गए थे 1924 में। 1924 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। बात क्लियर है? उसके बाद जो 1929 में इनको प्रस्ताव दिया गया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और ये अपने जगह जो किसको अध्यक्ष बनाए, जवाहरलाल नेहरू को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बेहद सरल क्वेश्चन है और ये कई दफा एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो भैया बताओ, हुमायूं है, गुलबदन बेगम है, इनायत खान है या अहमद यादगार हैं? बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हुमायूं नामा की बात है तो हुमायूं नामा कौन लिखी? गुलबदन बेगम लिखी है। कौन लिखी है? गुलबदन बेगम लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर लेते हैं भैया, क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद करती है, अब प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करते हैं या आपके उपराष्ट्रपति करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर कभी भी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी या मतलब जो भी संवैधानिक पद है उन पर बैठे अध्यक्षों की नियुक्ति की बात आएगी, तो वो करने का काम कौन करेगा? वो करने का काम हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राजनीति निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर आपका 80 हो जाएगा। इसे प्रधानमंत्री जो है ये पुल का काम करता है, जनता और राष्ट्रपति के बीच का पुल है ये, इसके माध्यम से सारी चर्चा परिचर्चा होती है। प्रधानमंत्री जब चाहे संसद को भंग करा सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 19 नंबर, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक किसका योगदान है? जल विद्युत का है, ताप विद्युत का है, परमाणु विद्युत का है या फिर इन सभी का बराबर स्थान है? बताओ भैया क्या होगा इसमें। लेकिन बात करें विद्युत उत्पादन में तो सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादन है वो किसका है? वो ताप का है। ठीक है, ताप का उत्पादन सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद बात करें इसे ये कहा जाए कि भाई दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा जल विद्युत। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जैसे जो आरक्षित क्षेत्र उनकी श्रेणी में डाल दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए है वेलेंटिना टेरेस्कोवा है, ऑप्शन बी स्वेटलाना सोवित्स्काया है, ऑप्शन बी के कोटी है, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कोवा, है ना, वेलेंटिना टेरेस्कोवा हो जाएगा। इसमें ये 1963 में, कब 1963 में जो है वोस्टोक 6 नामक स्थान से वोस्टोक 6 जो है इन्होंने ये जीता था, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 21 और आखिरी प्रश्न। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है किससे भैया? सारंगी से है, ढोलक से है। ठीक,
या संतूर से है या सितार से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक थे। क्या थे? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक थे। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी स्थिति परिस्थिति जैसे जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे संतूर पूछ ले आपसे तो आप क्या संतूर बोले तो शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।